हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टेबल केमिस्ट्री क्लासेज पर। तो आज जो है अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बीएससी फाइनल के बाद में जब विभिन्न टाइप के आप जब कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कीजिए। ताजुब की बात यह है कि कभी कभी CSIR नेट में भी 2 मार्क का जो पोर्शन है वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बी पोर्शन से, ठीक है ना। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, बिल्कुल इसको सीखेंगे। अगर इस वीडियो पर आप बने रहेंगे तो कभी भी आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है अपने सामने, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस वैल्यूज। ये सभी आपको कैलकुलेट करनी है। एग्जांपल है CO2 का मॉलिक्यूल हो सकता है, H2O का मॉलिक्यूल हो सकता है, SO2, मेथेन हो सकता है, SO3, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अमोनिया हो, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वैल्यूज। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। अपन कंसेप्ट के साथ इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना अभी सीखते हैं। बिल्कुल देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है उसके कितने टोटल नंबर ऑफ नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स है उनको एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, 3D में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बीएससी और एमएससी में तो कॉमन चलता ही है स्पेक्ट्रो में डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स which are required to express या represent, required to express the orientation of molecule। अभिविन्यास जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D, थ्री डायमेंशंस में क्या करना, उसको उसके ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाती है अपनी, नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। अब देखो किसी एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। क्यों? क्योंकि एटम के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता हमें होती है। कैसे? जैसे ये एटम है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये इसकी x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट हुई है। इसका मतलब है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जैसे अपने पास में मॉलिक्यूल है ऐसे, H2O का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट प्रत्येक जो एटम है उन सभी के लिए कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 3 होंगे। देखो इधर x1, y1, z, इसके लिए x2, y2, z2, इसके लिए x3, y3 और z3, सभी के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई है हमें। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं भाई, 9 कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 9 हुई। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो उसको अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n क्या है, एटम्स की संख्या, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी के लिए 3 है कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे,
आ जाएंगे अगर 3 से आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कैपिटल N है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 3n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3n, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3n हुई है ना। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है। इसके अलावा इसके मैथमेटिकल पोर्शन की अगर अपन बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इक्वल होती है किसके, 3 मोड्स के इक्वल होती है, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड। इन तीनों के सम के इक्वल होती है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे, अभी देखते हैं। यानी कि अगर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएगी। 3 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इधर मैथमेटिकल पोर्शन की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अपनी वो इक्वल होती है किनके, नंबर 1 है ट्रांसलेशनल मोड, दूसरा है रोटेशनल मोड और नंबर 3 है वाइब्रेशनल मोड। इन 3 मोड्स के इक्वल होती है क्या, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n होती है। 3n इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड। इन 3 मोड्स के इक्वल होती है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो ट्रांसलेशनल मोड की वैल्यू तो क्या होगी, रोटेशनल मोड की वैल्यू क्या होगी, वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशनल मोड जो है चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है हमेशा और हमेशा 3 होती है। कितनी होती है, 3। तो Tm की वैल्यू तो सभी के लिए कितनी हुई, 3 हुई ना। अब बात करते हैं रोटेशनल मोड की। अब ये मोड जो है देखो, ट्रांसलेशनल मोड जो है, ट्रांसलेशनल मोड अराइजेज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशनल मोशन होगी तो ट्रांसलेशनल मोड अराइजेज होगा। अगर रोटेशनल मोशन होगा मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोड। और अगर वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, वाइब्रेशनल मोड। इनकी वैल्यूज़ के फॉर्मूले हैं जो अभी कैलकुलेट करना बताता हूँ आपको। एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशनल मोड कितना होगा, हमेशा 3 होगा, ठीक है ना। अब रोटेशनल मोड की बात करते हैं तो रोटेशनल मोड जो है ये एटम के लिए तो होता है 0 और मॉलिक्यूल उसमें भी अगर लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 2 होता है और नॉन लीनियर के लिए होता है 3। कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि एटम के लिए रोटेशनल मोड होता है 0, ध्यान रखना। और अगर मॉलिक्यूल है वो भी कैसा है, अपना लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2 रोटेशनल मोड की। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, अपना जो मॉलिक्यूल है वो नॉन लीनियर है, उसके लिए रोटेशनल मोड की वैल्यू 3 होती है। अब ये वैल्यू कैसे होती है अभी आपको समझाता हूँ, फिर वाइब्रेशनल मोड के बारे में देखिए। बस ट्रांसलेशनल मोड का ध्यान रखना, 3 होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n। कितने एटम है मॉलिक्यूल में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ट्रांसलेशनल मोड 3 होता है। रोटेशनल मोड एटम के लिए 0, लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3 होता है। अब कैसे होता है अभी समझते हैं इस चीज़ को कि भाई रोटेशनल मोड जो है एटम के लिए और इनके लिए अलग अलग कैसे होता है। देखो Rm की बात कर रहे हैं अपन, रोटेशनल मोड की बात करें, ठीक है ना। अब जैसे अपने पास में कोई एटम है तो देखो मॉलिक्यूल के अंदर एक चीज़ समझना आप कि मॉलिक्यूल हो या फिर एटम हो, उसके अंदर अपन रोटेशन तभी मानेंगे जब एटम की पोजीशन चेंज हो। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, एटम जो है उसके अंदर अगर रोटेशन होगा, मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन होगा तो एटम्स की पोजीशन चेंज होगी तभी तो रोटेशन मानेंगे ना। अब देखो इधर ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। एटम है, इसको एक्स एक्सिस से आप रोटेट करवाओगे, खुद की पोजीशन पर ही रोटेट है, कोई पोजीशन चेंज नहीं है।
वाई एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो भी यहीं पर है, और जेड एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो भी यहीं पर है, यानी कि मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हुआ है। यानी कि एटम के लिए रोटेशनल मोड की वैल्यू कितनी होती है? 0। और अगर अपने पास मॉलिक्यूल है वो भी कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको बताया है कि Rm की वैल्यू 2 होती है। कैसे होती है अभी पता चलेगा। देखो यह है अपने पास में लीनियर मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड एक्सिस जो बोर्ड के बाहर की तरफ। जब आप इसको वाई एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो दोनों एटमों की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे? जैसे ये है अपने पास में ना लीनियर मॉलिक्यूल है, जब आप इसको वाई एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो रोटेशन शो हो रहा है, देखो मॉलिक्यूल में रोटेशन होगा, ठीक है ना। दूसरी है जेड एक्सिस बाहर की तरफ से, जब आप इसको रोटेट करवाओगे तो रोटेशन होगा मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन जब आप इसको एक्स एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो अपनी ही पोजीशन पर रोटेट होंगे। यानी कि दो ही प्रकार से रोटेशन शो हुआ है, एक तो एक्स से और एक एक्स पोजीशन से तो नहीं हुआ है, वाई एक्सिस से हुआ है और जेड एक्सिस से हुआ है। इसका मतलब लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी आएगी? Rm की वैल्यू 2 आएगी। कितनी आएगी? 2 आएगी। अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 3 कैसे आती है? देखो अपने पास में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ऐसे, ये कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इसकी जेड एक्सिस, ठीक है ना। जब आप इसको एक्स एक्सिस से रोटेट करवाओगे तो देखो दो एटमों की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब रोटेशन हुआ है। वाई एक्सिस से इसको रोटेट करवाओगे तो देखो तीनों एटमों की पोजीशन चेंज होगी, मतलब रोटेशन हुआ है। जेड एक्सिस से इसको रोटेट करवाओगे तो भी तीनों एटमों की पोजीशन चेंज होगी, यानी कि रोटेशन हुआ है। और वो 3 टाइप से हुआ है, यानी कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए Rm की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। वैसे भी याद रख सकते हो, कैसे होती है कंसेप्ट से भी याद रख सकते हो। एटम के लिए 0, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए Rm की वैल्यू कितनी होती है? 3। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी होती है ना। तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर वाइब्रेशन होंगे तो वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशनल मोड अराइजेज होगा। अब वाइब्रेशनल मोड जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे वाइब्रेशनल मोड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Vm की, वाइब्रेशनल मोड की। तो मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशनल मोड जनरेट होगा। और वाइब्रेशनल मोड जो है मैं आपको बता दूं कि एटम के लिए 0 होता है, और अगर मॉलिक्यूल है और वो भी कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके लिए Vm की वैल्यू हमेशा और हमेशा 3n-5 होती है ना। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके लिए वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी होती है? 3n-6, 3n-6 होती है। जो फिक्स है आपको याद ही रखना है। इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी है। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो कैसे आई ये वैल्यू, अभी देखते हैं अपन। हमने क्या सीखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड, इन तीनों के इक्वल होती है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप इसको मैथमेटिकल पोर्शन से कैलकुलेट करोगे ना, तो मैथमेटिकल पोर्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 मोड्स के इक्वल होती है, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड, इन तीनों के इक्वल होती है ना। तो देखो अब आप इधर कि ट्रांसलेशनल मोड जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको 3 बताई थी, है ना, 3 बताई थी। तो देखो 3n- इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, 3n-3, ठीक है। अब इक्वल टू क्या बचा? Rm प्लस Vm, ये बचा है हमारे पास में। और रोटेशनल मोड की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, क्या कि एटम के लिए तो कितनी होती थी? 0, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 होती है। इन सभी को पुट करते हुए चलेंगे अपन, तो अपने पास में वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन, वाइब्रेशनल मोड इन लीनियर मॉलिक्यूल। दूसरा है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल जो है
उसमें 3n-5 कैसे होगा, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 कैसे होगा, क्योंकि Rm की वैल्यू लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये 2 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3n-5 हो जाएगा। इधर अगर नॉन लीनियर की बात करेंगे तो 3 यहाँ पर पुट करोगे तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा ना। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होता है ना। अब देखो चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर हो, इन सभी में वाइब्रेशनल मोड जो है वाइब्रेशन 2 टाइप से हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो उनकी बात भी अपन कर लेते हैं कि चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो या फिर नॉन लीनियर हो, दोनों में 2 प्रकार से वाइब्रेशंस जो हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि चाहे स्ट्रेचिंग लीनियर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, दोनों के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं n-1 से, n-1 से। और बेंडिंग की वैल्यू लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते हैं 2n-4 से, और नॉन लीनियर के लिए कैलकुलेट करते हैं 2n-5 से। ये पूरा कंसेप्ट है आपके सामने। और एक चीज़ और, एटम के लिए 0 होती है वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट आपके सामने है, अपने को कैलकुलेट करना है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो वाइब्रेशनल मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है। तो जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा उसके लिए आपको पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, Tm की वैल्यू क्या है, Rm की वैल्यू क्या है, Vm की वैल्यू क्या है। उसमें भी Vm में अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो स्ट्रेचिंग देखो आप, बेंडिंग देखो, इनकी वैल्यू आपसे वो पूछ सकता है। तो देखो अब इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से देखेंगे, ये सभी अपने को याद होने ज़रूरी है। जैसे हमने चेक किया था, जैसे पहला मॉलिक्यूल था अपने पास में क्या, H2O का मॉलिक्यूल था, है ना। इसमें कैलकुलेट करवा रहा था, इसमें कैलकुलेट करो, बोले इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, 3n से, है ना। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या। तो H2O में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितने हुए, 3 एटम हुए ना। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3n-3 तो कितना आएगा, 9 आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 9 आएगी। फिर आपसे पूछेगा ट्रांसलेशनल मोड, मैंने आपको बताया एटम हो मॉलिक्यूल हो, कितनी होगी भाई, Tm की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। अब फिर बात करते हैं किसकी, रोटेशनल मोड की। तो अपन चेक करेंगे, एटम है तो 0, लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2, और नॉन लीनियर है तो 3। तो कैसा है, H2O का मॉलिक्यूल लीनियर थोड़े है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए Rm की वैल्यू कितनी होगी, 3, है ना। Rm की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल मोड की। वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी होगी, तो वाइब्रेशनल मोड जो है पहले अपन चेक करेंगे कि एटम है लीनियर मॉलिक्यूल है या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ना। तो H2 जो है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके लिए वाइब्रेशनल मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 3n-6 से, है ना। तो 3n- से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 3n-6 से, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम है 3-6, यानी कि कितना आया, 9 में से 6 जब आप घटाओगे तो 3 आ गया ना। हाँ, कितनी आई वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू, 3 आई है। अब इसमें भी आपसे पूछेगा कि बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वैल्यू, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वैल्यू तो n-1 से निकालते हैं ना। तो n-1 से जब आप निकालोगे स्ट्रेचिंग की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, n-1 से 3-1 कितना आया, 2 आ गया, ठीक है ना। और दूसरा बेंडिंग वैल्यू 2n-5 से निकालोगे ना, 2n-5 से। तो 2n-5 मतलब 2n-5, 2 × 3-5 तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। देखो बेंडिंग की वैल्यू तो आई है 1
और स्ट्रेचिंग की वैल्यू कितनी आई है 2, दोनों को मिला करके कितनी होगी 3। वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। वीएम की वैल्यू 3 आई है, जिसमें से स्ट्रेचिंग की वैल्यू तो आई है 2 और बेंडिंग वाइब्रेशंस की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे CO2 के मॉलिक्यूल के बारे में भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मॉलिक्यूल है अपना क्या CO2 का मॉलिक्यूल है, इसमें देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n होता है। क्या होता है 3n होता है। तो कितने एटम है इसके अंदर 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 एटम है, यानी कि 3 × 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 9 आया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से Tm की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि हमेशा और हमेशा 3 होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में किसकी बात करते हैं अपन रोटेशनल मोड की। तो एटम के लिए रोटेशनल मोड 0, लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3। CO2 जो है अपना कैसा मॉलिक्यूल होता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोड की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किसकी वाइब्रेशनल मोड की। तो वाइब्रेशनल मोड जो है लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए कितना होगा, इधर लिखा था ना लीनियर के लिए 3n-5। तो कैसे कैलकुलेट करोगे 3 × 3 है ना -5, तो कितना हो गया 9 - 5 इक्वल टू कितना हुआ 4 हो गया है ना। वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू कितनी आई है 4। इसमें से भी स्ट्रेचिंग कितनी आई, बेंडिंग कितनी आई, तो उनको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। स्ट्रेचिंग जो है लीनियर हो या नॉन लीनियर n-1 से निकालते हैं ना। तो n कितना है 3 - 1 इक्वल टू कितना आया 2। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने आए 2 आए हैं। इसके बाद में बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो बेंडिंग वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। लीनियर मॉलिक्यूल है और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बेंडिंग वाइब्रेशन कितना होगा 2n-4 होगा। कितना होगा 2n-4 होगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3 है ना। तो 3 × 2 कितना हो गया 6 - 4 इक्वल टू कितना आया 2। कितना आया 2। तो देखो CO2 मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशनल मोड की वैल्यू 4 आई है। कितनी आई है 4। उनमें से 2 तो किसके लिए है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए है, ठीक है ना। और 2 किसके लिए है बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए है। तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। आप उन मॉलिक्यूल को जो मैंने आपको बताया था उनकी कोशिश करना, ज़रूर आपसे सभी सॉल्व होंगे। अदरवाइज कोई भी एग्जाम्पल हो आप कैलकुलेट करना आप ज़रूर कर सकते हो इसको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपको उसका हल ज़रूर बताऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।